एक अंधेरे और भयानक कमरे में यीजे घुटनों के बल बैठा रो रहा था। वह चिल्ला रहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया और वह इस सजा का हकदार नहीं है। एक रहस्यमयी महिला अचानक यीजे को गोली मार देती है और उसे विमान से बाहर फेंक देती है, लेकिन माथे में छेद होने के बावजूद यीजे अपनी आंखें खोल लेता है। यह सब 7 साल पहले शुरू हुआ था। यीजे एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तभी अचानक एक आदमी व्यस्त सड़क को पार करने के लिए भागता है और उसे कार टक्कर मार देती है। बहुत डरते हुए यीजे उस आदमी को देखने जाता है, लेकिन वह आदमी यीजे की बाह पकड़ते हुए मर जाता है। बाद में इंटरव्यू के दौरान यीजे अभी भी उस हादसे के सदमे से उबर नहीं पाता है और ठीक से जवाब नहीं दे पाता है, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी पाने में असफल रहने के कारण यीजे भारी छात्र ऋण के साथ स्नातक होता है और उसे डिलीवरी बॉय और वेटर जैसी छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ती है। उसका परिवार उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी मां एक सफाईकर्मी थी, जिसने उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए पहले ही बहुत त्याग कर दिया था। यीजे ने विभिन्न कंपनियों को बार बार रिज्यूम भेजना जारी रखा, लेकिन वह बार बार परमानेंट नौकरी पाने में विफल रहा। 7 साल तक टेम्पररी नौकरियां करने के बाद यीजे को आखिरकार फिर से बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिलता है। इंटरव्यू लेने वाला तायू रिज्यूम से प्रभावित होता है और यीजे उच्च उम्मीदों के साथ बैठक से बाहर निकलता है। हालांकि उसे जल्द ही एक दोस्त का फोन आता है, जो उसे सूचित करता है कि किसी अन्य दोस्त के व्यवसाय में निवेश किया गया सारा पैसा खत्म हो गया है, क्योंकि वह आदमी गायब हो गया है। यीजे अपने दोस्त के अपार्टमेंट की ओर दौड़ता है और दरवाजा पीटना शुरू कर देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। चूंकि वे सब उसकी सारी बचत थी, यीजे गुस्से में आ जाता है और आग बुझाने के यंत्र से दरवाजा पीटना शुरू कर देता है, जब तक कि वह घुटनों के बल गिर नहीं जाता है। कुछ ही देर बाद संपत्ति को नष्ट करने के लिए पुलिस उसे पकड़ लेती है। यीजे पुलिस को अपने दोस्त को गिरफ्तार करने के लिए कहता है। हालांकि पुलिस वाले इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ऐसे व्यवसाय में निवेश करना जो विफल हो गया अवैध नहीं है। शाम को यीजे अपनी प्रेमिका जीसू से मिलने जाता है, जो एक कार से बाहर निकलती है। उसके साथ एक आदमी है जो उसे फूल देता है। आदमी के जाने के बाद यीजे उसके पास जाता है, जिस वजह से उसकी प्रेमिका को शराब की गंध आ जाती है। वह बताता है कि वह इस महीने ज्यादा काम नहीं कर पाया, जिस पर वह उसे एक लिफाफा देती है, लेकिन वह इसे दान के रूप में सोचता है और महसूस करता है कि वह सिवाय बोझ के कुछ नहीं रहा। येजाई को लगता है कि उनका रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, इसलिए वह जीसू के साथ रिश्ता तोड़ लेता है। कुछ ही देर बाद येजाई अपने अपार्टमेंट में जाता है, पर वहां वह देखता है कि मकान मालिक ने उसे बाहर निकाल दिया है और बकाया किराए की भरपाई के लिए जमा राशि रख रहा है। येजाई का सारा सामान बारिश के नीचे बाहर छोड़ दिया गया है, इसलिए उसे यथासंभव अधिक से अधिक सामान हटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ताकि उसको सुरक्षित कर सके। दुर्भाग्य से ज्यादा जगह नहीं है और जब सुबह होती है तो वह अपना बहुत सा सामान खो चुका होता है। रात को जमीन पर सोने के बाद येजाई को कंपनी से एक संदेश मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि वह अपने इंटरव्यू में असफल रहा है। एक और तनावग्रस्त स्थिति के बाद येजाई फैसला करता है कि अब बहुत हो चुका और शहर के बीचों बीच आत्महत्या कर लेता है और अपनी मां के फोन कॉल को भी नजरअंदाज कर देता है। कुछ सेकंड के लिए अंधेरा छा जाता है और फिर येजाई को पता चलता है कि वह एक निजी विमान में है। जब वह अपना प्रतिबिंब देखता है तो वह घबरा जाता है, क्योंकि उसका चेहरा बदल गया है और उसी समय वह पास में बैठी रहस्यमय महिला को देखता है। उसके हाथों में येजाई की अलविदा की चिट्ठी होती है, लेकिन वह अपना चश्मा उतारने से पहले ही जादुई रूप से उसे जला देती है, जिससे उसकी चमकदार लाल आंखें सामने आ जाती है। अचानक येजाई को एक भयानक कमरे में ले जाया जाता है, जिसके बीच में एक लाल समुद्र है और ऊंचे टावर पर राक्षस चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह महिला बताती है कि वह मृत्यु है और उसने येजाई को दंडित करने के लिए यहां लाया है, क्योंकि उसने उसका मजाक उड़ाया था। वह उसे गर्दन से पकड़ लेती है और किनारे से फेंक देती है। राक्षस उसे गिरते समय पकड़ने की कोशिश करते हैं। पानी में उसके लिए बहुत से जीव प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, लेकिन जब वह गिरता है तो वह फिर से विमान में उसी दूसरे चेहरे के साथ जाग जाता है। मृत्यु भी वहां है और बताती है कि वह येजाई को सजा के तौर पर 12 और बार मारेगी। उसकी आत्मा 12 लोगों के शरीरों में प्रवेश करेगी जो आसन्न मृत्यु का सामना कर रहे हैं, और वह चाहे कहीं भी खत्म हो जाए, वह मर जाएगा। हालांकि अगर वह किसी मौत से बचने में कामयाब हो जाता है तो उसे वह जिंदगी जीने दी जाएगी। येजाई उन मौतों के बारे में परवाह नहीं करता, क्योंकि वह सब खत्म करना चाहता है, लेकिन मृत्यु के गायब हो जाने के बाद विमान एक भयानक तूफान में प्रवेश करता है। अचेतन रूप से घबराते हुए येजाई लाइफ जैकेट पहन लेता है और अपनी सीट बेल्ट बांध लेता है, जबकि फ्लाइट अटेंडेंट उसे बताने आती है कि यह सिर्फ थोड़ा सा हवा का झोंका है। कुछ मिनटों के हिलने के बाद विमान स्थिर हो जाता है और फ्लाइट अटेंडेंट येजाई को अकेला छोड़ देती है। अभी भी भ्रमित येजाई इधर उधर देखना शुरू करता है और उसे पता चलता है कि वह अब एक बहुत ही अमीर व्यक्ति के शरीर में है। अचानक एक चमकता हुआ कंकड़ उसके दिमाग में प्रवेश करता है, जो उसे उस व्यक्ति के विवरणों से अवगत कराता है जिसके शरीर में वह अब है। यह आदमी उस महत्वपूर्ण कंपनी का सीईओ है जिसके लिए येजाई ने आवेदन किया था
और वह जीवन भर अमीर रहा है। ताइवू उसका बड़ा भाई है और वे बचपन से ही हर चीज पर प्रतिस्पर्धा करते थे, जिसमें यह भी शामिल है कि कंपनी का नेतृत्व कौन करेगा। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वह अपने पिता की स्वीकृति जीतने में कामयाब रहा और अंततः उसे नया सीईओ बनने के लिए चुना गया। यीजाई इस जीवनशैली से बहुत खुश है और इसे बनाए रखना चाहता है, लेकिन उसी समय एक इंजन फट जाता है। विमान बहुत तेज गति से नीचे जाने लगता है और सीट बेल्ट लगाने के लिए अपनी सीट पर वापस जाने से पहले यीजाई को सभी फिसलते हुए फर्नीचर से बचना पड़ता है। पायलट विमान को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है और आग फैल जाती है, जिससे विमान के किनारे में एक छेद हो जाता है जो पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट को बाहर खींच लेता है। यीजाई केवल एक विस्फोट को देख सकता है जो पूरे विमान को आग की लपटों में घेर लेता है और वह जल्द ही जलकर मर जाता है। इसके बाद यीजाई अंधेरे कमरे में उठता है, जो अब एक बंजर क्षेत्र है, जिसमें एक भयानक चमकता हुआ दरवाजा और मृत्यु के लिए एक डेस्क है। इस डेस्क पर एक घड़ी यीजाई की बची हुई जिंदगियों को गिनती है। जब मृत्यु अपनी बंदूक में गोलियां भरती है तो वह कुछ बातें समझाती है। उन शरीरों की आत्माएं पहले ही मर चुकी हैं, इसलिए यीजाई उनकी जिंदगी नहीं चुरा रहा है, वह सिर्फ शरीरों को दूसरा मौका दे रहा है। यदि वह उन सभी में जीवित रहने में विफल रहता है तो वह नरक जाएगा और मृत्यु उसे एक झलक देने का फैसला करती है। वह यीजाई को पकड़ती है और उसे दरवाजे के पीछे ले जाती है, जहां उसे अवर्णनीय भयावहताएं दिखाई देती हैं। जब मृत्यु उसे बाहर ले जाती है तो यीजाई टूट जाता है और कहानी की शुरुआत में वापस चला जाता है। वह नहीं समझ पाता कि उसने ऐसा क्या किया जिससे उसे नरक जाना पड़े, तो मृत्यु कहती है कि वह उससे पहले उसे खोज लेने का दोषी है। वह यह भी बताती है कि उसके कार्यों के आधार पर अगर वह 12 शरीरों में से किसी एक में बच जाता है तो वह नरक जाने से बच सकता है। यीजाई आखिरकार जीवित रहने की कोशिश करने का फैसला करता है और मृत्यु उसे दूसरे जीवन में भेजने के लिए गोली मार देती है। वह खुद को एक नए शरीर में एक स्पोर्ट्स जंपसूट पहने हुए हवाई जहाज से गिरते हुए पाता है, लेकिन पैराशूट के बिना। घबराते हुए वह 3 अन्य आदमियों को अपने साथ कैमरा लिए कूदते हुए देखता है। उसकी मदद के लिए एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसी समय चमकता हुआ कंकड़ उसके दिमाग में प्रवेश करता है। ये शरीर एक एड्रेनलिन के दीवाने व्यक्ति का है, जिसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पसंद है और उसने बहुत सारे पागलपन भरे चैलेंज किए हैं, जिससे उसे 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं। आज वह एक ऐसा चैलेंज कर रहा है जिसमें जमीन से हजारों मील ऊपर से बिना पैराशूट के कूदना और सेफ्टी नेट पर उतरना शामिल है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है और अगर वह इसे पूरा कर लेता है तो उसका स्पॉन्सर उसे 3 अरब रुपये नकद देगा। स्पॉन्सर की याद में एक आदमी लाइटर से खेलता हुआ दिखाई देता है। इतना पैसा पाने का विचार यीजाई को चैलेंज पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए वह मदद करने वाले को हटा देता है और तेज गति से गिरना शुरू कर देता है। शरीर ने मूल आत्मा को खो दिया लेकिन क्षमताएं बरकरार रखीं, इसलिए यीजाई आत्मविश्वास से भरपूर और उत्साहित हो जाता है। जब वह अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचता है तो वह नेट से चूक जाता है और सीधे जमीन पर गिर जाता है, जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाती है। यीजाई फिर से अंधेरे कमरे में प्रकट होता है, यह कहते हुए कि यह अनुचित है उसे पापी माना जाए क्योंकि उसने खुद को खत्म करते समय किसी को चोट नहीं पहुंचाई। मृत्यु उसे स्वार्थी कहती है क्योंकि वह यह नहीं बता सकता कि उसने लोगों को चोट पहुंचाई और उसे तीसरे जीवन में भेजने के लिए गोली मार देती है। जल्द ही वह एक स्कूल में एक किशोरावस्था के लड़के के शरीर में जागता है और देखता है कि एक सहपाठी पैराशूट वाले आदमी की मौत के वीडियो पर हंस रहा है। इससे यीजाई को पता चलता है कि ये सभी जीवन एक ही वास्तविकता से संबंधित है। वह उसे मारने के बारे में सोचता है, लेकिन उसी समय चमकता हुआ कंकड़ उसके दिमाग में पहुंच जाता है। यह किशोर लड़का 5 साल की उम्र में अपने पिता को खो चुका था और उसकी मां ने उसे अकेले पाला था, जो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती है। लड़का उसे गर्वीला बनाना चाहता था लेकिन स्कूल आने से नफरत करता था क्योंकि जिनसांग और उसके दोस्त लगातार उसे हिंसा, चोरी या दूध फेंकने जैसे बेवकूफी भरे मजाक से परेशान करते थे। पर वह यह सब अपनी मां को कभी नहीं बताता है ताकि उसे चिंता न हो। आखिरकार लड़के को लगता है कि स्कूल नरक बन गया है और उसके पीछे पड़ने वाले उसके दानव हैं, इसलिए वह खुद को खत्म करने का फैसला करता है। यीजाई को पता चलता है कि बचने के लिए उसे केवल खुद को खत्म नहीं करने का विकल्प चुनना है। उसी क्षण जिनसांग उसके पास आता है और उसे दूध लाने की याद दिलाता है, इससे पहले कि वह उसे मारे। यीजाई पीड़ित होने से इनकार करता है और उसका पीछा करता है ताकि उसे कुर्सी से गिरा दे। जिनसांग के एक दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यीजाई उसे जल्दी से काबू कर लेता है। फिर वह जिनसांग को खिड़की से धक्का देता है और माफी मांगने के लिए कहता है। अचानक कोई यीजाई को नीचे गिरा देता है। वह ताइसोक है, एक बहुत ही ताकतवर किशोर जो तुरंत उस पर हावी हो जाता है और उसे पीटता है। फिर वह और उसका दोस्त यीजाई को पकड़ लेते हैं ताकि जिनसांग भी उसे मुक्का मार सके, जबकि सहपाठी डर के मारे देखते रहते हैं। उसी समय शिक्षक आता है तो सभी अपनी जगह चले जाते हैं, लेकिन कक्षा के बाद जिनसांग और उसका गिरोह यीजाई की फिर से पिटाई करने के लिए पकड़ लेते हैं। आखिरकार ताइसोक को भी लगता है कि यह बहुत हो गया है और वह जिनसांग को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह परवाह नहीं करता और जारी रखता है।
हालांकि वह आखिरकार तब रुक जाता है जब वह अपनी पसंद की लड़की को उन्हें देखते हुए देखता है। बाद में ये जाए लड़के के घर जाता है और माँ की तस्वीरों और नोट्स को देखकर हिल जाता है, क्योंकि वो सब उसे अपनी माँ की याद दिला देता है। उसकी माँ उसके लिए रात का खाना छोड़कर काम पर चली जाती थी, जिससे वह बहुत थक जाती थी, इसलिए कभी कभी ये जाए उसकी मदद के लिए उसका काम में हाथ बटाता था। जब लड़के की माँ भी घर आती है तो वह देखती है कि उसके बेटे के व्यवहार में सुधार हुआ है, और ये जाए फिर से अपनी माँ को याद करके लगभग रोने लगता है। अगले दिन ये जाए बाथरूम में ताइसोक के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर वह ताकतवर है तो वह जिनसांग को उसे परेशान क्यों करने देता है। इस पर ताइसोक बताता है कि स्कूल का असली बॉस एक सीनियर छात्र है जिसके गिरोह में जिनसांग है। अगर वे जिनसांग से पंगा लेते हैं तो सीनियर छात्र उन्हें नहीं छोड़ेगा। बाद में दोपहर के भोजन के दौरान जिनसांग फिर से ये जाए को मारता है, इसलिए ये जाए उसका बदला लेने के लिए उसके सिर पर नूडल्स का कटोरा फेंक देता है। ये जाए वहां से चला जाता है तो जिनसांग ताइसोक को उसके पीछे जाने का आदेश देता है, लेकिन ताइसोक मना कर देता है क्योंकि वह खाना खा रहा होता है। वह जिनसांग को नूडल्स धोने के लिए कहता है और सभी हंसते हैं, जबकि एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि यीजे ने ताइसोक को दखल न देने के लिए कहा था क्योंकि उसके पास एक योजना थी। अपमानित जिनसांग अपने सीनियर से मदद मांगने जाता है और गिरोह जल्द ही लड़ने के लिए कक्षा में आता है। हालांकि जब नेता देखता है कि जिनसांग चाहता है कि वह एक छोटे से कमजोर लड़के को पीटे, तो नेता गुस्सा हो जाता है और जिनसांग को एक छोटे लड़के को संभाल न सकने के लिए कायर कहता है। वह नहीं चाहता कि उसका गिरोह कायरों से जुड़ा हो, इसलिए वह जिनसांग का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वह उससे फिर कभी संपर्क न करे। यीजे जिनसांग का मजाक उड़ाता है और जब जिनसांग उसे मारने की कोशिश करता है तो ताइसोक उसे रोक लेता है और उसे ही मारता है। अब स्कूल में कोई भी जिनसांग का सम्मान नहीं करता है और जैसे ही वह कक्षा से बाहर भागता है, वह देखता है कि उसकी पसंद की लड़की सीनियर लीडर के साथ बातें कर रही होती है। शाम ढलने पर दौड़ने के लिए निकला यीजे एक ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच जाता है। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर ने आखिरी वक्त ब्रेक लगा देता है। इस घटना से विचलित यीजे को पीछे से आ रहे जिनसांग की ईंट से हमला करने की आहट नहीं सुनाई देती है। जिनसांग येजी को ईंट से मारकर गिरा देता है और फिर बेरहमी से पीट पीट कर मार डालता है। अंधेरे कमरे में वापस आने पर यीजे मौत को देखकर चीख उठता है। गुस्से में मौत उसे दीवार पर पटक देती है और उसके चेहरे पर पैर रखकर उसे गोली मार देती है। अपनी चौथी जिंदगी में यीजे एक बंधक के रूप में पूछताछ के दौरान होश में आता है। खतरनाक दिखने वाले कुछ लोग उसके चेहरे पर पानी फेंकते हुए पूछ रहे होते हैं कि उसने लड़की और पैसों को कहां छुपाया है। जब वह कोई जवाब नहीं देता है तो वह लोग उसकी आंख में छुरा घोंपने की धमकी दी। जवाब देने के लिए यीजे तैयार तो हो जाता है, पर उसकी यादें अभी तक वापस नहीं आई होती है। थोड़ी देर और पूछने के बाद वह लोग उसे हथौड़े से मारने की धमकी देते हैं। सौभाग्य से चमकता हुआ कंकड़ अंततः दिखाई देता है और यीजे को पता चलता है कि यह शरीर एक आपराधिक संगठन में काम करने वाले का है, जिसके दुनिया भर में ग्राहक हैं। वो फिक्सर का काम करते थे, यानी किसी भी तरीके से ग्राहक की समस्या सुलझाते थे, चाहे वो तरीका हत्या ही क्यों न हो। एक दिन उसे अपने बॉस की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है। जब उस लड़की ने अपराध और दुर्व्यवहार से भरे इस जीवन से भागने की इच्छा जताई तो उसने साथ भागने का प्रस्ताव रखा। वह अपने बॉस से 10 अरब रुपए चुरा लेता है और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर छिपा देता है, लेकिन लड़की से मिलने जाते समय उसे उसके ही साथी पकड़ लेते हैं। यीजे अपनी लड़ाई के अद्भुत कौशल को देखते हुए कुर्सी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है और लड़ना शुरू कर देता है जब तक वह टूट नहीं जाती। वह एक चाकू का हमला टालने में सफल होता है, जिसके कारण गलती से उसका साथी अपने ही पार्टनर को चाकू मार देता है। इस सदमे के बाद भी वो लड़ते रहते हैं। दीवार पर हथियार और उपकरण लटके होने के कारण यीजे मुख्य लाइट बंद कर देता है और फायदे के लिए फ्लैशलाइट पकड़ लेता है। अंधेरे में एक भीषण लड़ाई छिड़ जाती है और यीजे एक एक करके हर एजेंट को मार डालता है। इसके बाद यीजे सोचता है कि इस आदमी की क्षमताओं के साथ वह किसी भी चीज से बच सकता है, इसलिए उसे पैसे लेकर भाग जाना चाहिए। वह अपना फोन निकालता है और भागने के लिए एक बाइक चुरा लेता है। भागते समय उसे पता चलता है कि वह एक ट्रक के अंदर था। जैसे ही यीजे शहर के रास्ते तेजी से आगे बढ़ता है, उसके बॉस को पता चल जाता है कि उसके आदमी असफल हो गए हैं और वह यीजे का पता उसके सेलफोन के माध्यम से ट्रैक कर लेता है। वह उस लोकेशन को इलाके के सभी हंटर्स को भेज देता है और उन्हें यीजे को पकड़ने पर मोटा इनाम देने का वादा करता है। जल्द ही शहर के पुल के रास्ते पर सभी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। यीजे उनको चकमा देता है और एक ट्रक के पीछे छिप जाता है। एक बार जब वह एजेंटों की कारों के पीछे आने में कामयाब हो जाता है तो वह बाइक का इस्तेमाल एक आदमी को निहत्था करने के लिए करता है। फिर वह पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगता है। दूसरा शिकारी अपने निशाने से चूक जाता है और इसके बजाय कारों को टक्कर मार देता है, जिससे बहुत सारी कारें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। ट्रक जिसने उसे पकड़ा था वह भी सामने आ जाता है और पुल को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन कारें उससे टकरा जाती हैं और एक बड़ा विस्फोट हो जाता है। पर यीजे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसके ऊपर से कूद जाता है। पुल छोड़ने के बाद
कुछ बाइक और एक पुलिस की गाड़ी भी उसका पीछा करने लगती है। जब वह एक खतरनाक रास्ते पर पहुंचने वाला होता है तो यीजे रफ्तार बढ़ा देता है और कई गाड़ियों को टक्कर मार देता है, जिससे पुलिस और कुछ बाइकों का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। कुछ बाइकर अभी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, इसलिए यीजे एक मॉल में प्रवेश करता है और तब तक तेज गति से चलता है जब तक कि वह दुश्मनों से घिर नहीं जाता है। उसी क्षण उसे एक लिफ्ट दिखाई देती है, वह उसके अंदर चला जाता है और ठीक उसी समय दरवाजा बंद कर देता है जब एक और बाइक उसे टक्कर मारने वाली होती है। जब वह छत पर पहुंचता है तो वह एक बड़ी छलांग लगाता है और एक पार्टी पूल में जा गिरता है, जहां उसका फोन काम करना बंद कर देता है। अब दुश्मन उसे ट्रैक नहीं कर सकते। फिर यीजे घाट पर उस महिला से मिलने जाता है। वह तुरंत उसे गले लगा लेती है और यीजे को लगता है कि वह उससे कितना प्यार करती है। यीजे उसे बताता है कि पैसे कहाँ हैं ताकि वे वहां जा सकें, लेकिन वह लड़की उसे गोली मार देती है, जिससे पता चलता है कि यह शुरू से ही उसकी योजना थी। एक बार फिर यीजे अंधेरे कमरे में उठता है और मौत को हंसते हुए पाता है। पर यीजे इस बार परेशान नहीं होता है क्योंकि उसने महिला को पैसे का सही स्थान नहीं बताया था, इसलिए वह अपनी अगली जिंदगी में उसे वापस लेने की योजना बनाता है। जब मौत उसे गोली मारती है तो यीजे की 5वीं जिंदगी शुरू हो जाती है, वो भी बाल अपराधियों के सुधार गृह में। वह एक छोटी सी कोठरी में होता है और घबराने लगता है, लेकिन गनीमत से एक गार्ड उसे उसकी असली कोठरी में ले जाने के लिए आ जाता है। वहां जाते समय अन्य कैदी उसे धमकाने के लिए गेंद को तार के जाल के खिलाफ फेंकते हैं, यहां तक कि उसे डरावनी निगाहों से भी देखते हैं। कोठरी में उसे पता चलता है कि उसके साथी कैदी हैं और उसे बताया जाता है कि उसे 4 दिनों में रिहा कर दिया जाएगा। उसे यह भी पता चलता है कि उसके साथ कोठरी में एक मनोरोगी हत्यारा रह रहा है। यीजे देखता है कि शेल्फ पर मनोरोगी विश्लेषण के बारे में सभी खौफनाक कलाकृतियां और किताबें रखी हुई हैं। उसी क्षण मनोरोगी हत्यारे को वापस लाया जाता है और यीजे यह देखकर स्तब्ध रह जाता है कि वह जिनसांग है। अपनी पिछली मौत को याद करते हुए यीजे उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन अन्य कैदी उसे तुरंत वहां से खींच लेते हैं। उसी क्षण चमकता हुआ कंकड़ अंततः उसके दिमाग में आता है और यीजे को पता चलता है कि यह शरीर एक एमएमए फाइटर का है। लड़के का परिवार किसी गैंग से कुछ परेशानी में था और उसे जल्दी पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने एक सौदेबाजी स्वीकार कर ली। उसने हिटेंडरन का झूठा इल्जाम लिया और ट्रायल के बाद उसे 200 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। चूंकि वह 18 साल का था, इसलिए वह अभी भी कोरिया में नाबालिग था, इसलिए योजना थी कि उसे जल्दी से रिहा कर दिया जाए। जब वह वकील के साथ सौदेबाजी कर रहा होता है तो एक आदमी लाइटर से खेलते हुए उन्हें परछाइयों से देख रहा होता है। लड़का एक फर्जी इकबालिया बयान के साथ खुद को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन दुख की बात है कि ट्रायल के दौरान जो महिला टक्कर का शिकार हुई थी उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए जज उसे गैर इरादतन हत्या के लिए 2 साल के कारावास की सजा सुना देता है। बाद में जब वकील उससे जेल में मिलने आता है तो लड़का चुप रहने के लिए 2 बिलियन की मांग करता है, नहीं तो वह पुलिस को सब कुछ बता देगा। एक और स्मृति यीजे को जिनसांग के आने का दृश्य दिखाती है और वह कैसे एक मनोरोगी होने का नाटक करने के लिए कुछ डरावनी लेकिन बेवकूफी वाली बातें कहता था ताकि दूसरों को डरा सके और नियंत्रण में रह सके। वापस वर्तमान में यीजे हंसने लगता है क्योंकि उसे पता चलता है कि जिनसांग मनोरोगी नहीं है, वह इसलिए यहाँ है क्योंकि उसने हाई स्कूल के लड़के को मार डाला था। यीजे जिनसांग को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है और उसे सबके सामने उसका सच उजागर कर देता है। जिनसांग इससे इनकार करने से बहुत डरता है और बाकी कैदी बदला लेने के लिए उसे पीटने लगते हैं। जब उन्हें पीछे के आंगन में बाहर निकलने का समय मिलता है तो दूसरे कैदी भी जिनसांग को परेशान करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर यीजे को बहुत संतोषजनक महसूस होता है। बाद में समूह को बड़ीगिरी का पाठ मिलता है और एक कैदी अपनी आरी के ब्लेड को यीजे पर फेंकता है, जो ठीक समय पर बच जाता है। ब्लेड दीवार पर टकराकर वापस उछलता है और यीजे के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को मार देता है। यीजे मदद के लिए चिल्लाता है और गार्ड के घायल आदमी को ले जाने के बाद सभी कैदी कुछ उपकरण पकड़ लेते हैं। वह यीजे को बताते हैं कि वकील उसे मृत देखना चाहता है। लड़ाई शुरू होने से पहले जियंग तुरंत डर के मारे वहां से भाग जाता है, पर यीजे एक एमएमए फाइटर होने के कारण तेज और सटीक प्रहार के साथ सबको मारने लगता है। वह एक ही समय में सभी कैदियों से लड़ता है, उन्हें मुक्कों, किकों और कमरे में किसी भी चीज का उपयोग करके एक एक करके नीचे गिरा देता है। उसी समय जियंग एक लोहे की छड़ के साथ वापस आता है और यीजे को पता चलता है कि वह मदद करना चाहता था, इसलिए वह उससे दोस्ती करने का फैसला करता है। उस रात यीजे वॉशरूम में जिनसांग को उसे मारने के लिए औजार तेज करते हुए पाता है। उसे घूंसा मारने के बाद यीजे पहले उसे मारने का विचार करता है, लेकिन इससे उसे और जेल की सजा हो सकती है, इसलिए वह मृत स्कूली छात्र का भूत देखने का नाटक करके जिनसांग को डराने का फैसला करता है। वह उसके पिछले जीवन का विवरण साझा करता है जिसे केवल वही जानता है। जब वह कहता है कि भूत उसे हमेशा परेशान करेगा तो जिनसांग डर के मारे अपना पैंट गीला कर लेता है। आखिरकार यीजे की रिहाई का दिन आ ही जाता है और जाने से पहले वह जिनसांग को थोड़ा दूध देता है, यह कहते हुए कि यह भूत ने भेजा है। बाहर वकील पैसे के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यीजे इसे लेने से इनकार कर देता है
उससे कहता है कि वह अब से एक साफ जीवन जीना चाहता है। कुछ समय बाद वह घाट पर पहुंच जाता है और पिछले जीवन में छिपाए गए पैसे को ढूंढ लेता है, इस बात से अनजान कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वह एक नया जीवन शुरू करने के लिए तैयार है, इसलिए वह एक कमरा किराए पर लेता है और एक झपकी लेता है। वह तब जागता है जब उसे अपनी मां को अपना चेहरा छूते हुए महसूस होता है, लेकिन यह सिर्फ एक सपना होता है। उसी क्षण उसके फोन की घंटी बजती है। इस शरीर की मां का फोन आता है। रोते हुए यीजे जल्द ही उससे मिलने के लिए सहमत हो जाता है। बाद में स्टेशन पर यीजे पैसे को 2 बैगों में अलग करता है और एक को लॉकर में रख देता है, जिसे अगर वह 4 दिन बाद वापस नहीं आता है तो जब्त कर लिया जाएगा। अपने गृहंगर पहुंचने पर यीजे पर पीछे से हमला कर दिया जाता है और एक बूढ़े आदमी द्वारा चाकू मार दिया जाता है, जो हिटेंडरन के शिकार का पिता निकलता है। वह इस बात से गुस्से में था कि हत्यारे को सिर्फ उसकी उम्र के कारण 2 साल की सजा मिल सकती है, इसलिए वह बदला लेने आया था। यीजे माफी मांगता है और उसे बताता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उसी समय उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है और वह आदमी भाग जाता है। अचानक जियंग प्रकट होता है और उसकी मदद के लिए दौड़ता है और अचानक एक चाकू निकाल लेता है। लड़ाई के दिन वह वास्तव में वकील के इनाम के लिए यीजे को मारने के लिए हथियार की तलाश में निकला था, लेकिन जब वह वापस आया तो सब खत्म हो चुका था, इसलिए उसने अच्छा बनने का नाटक किया था। यीजे उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन जियंग को विश्वास नहीं होता कि उसके पास पैसे हैं और वह उसे कई बार चाकू मार देता है। जल्द ही यीजे मर जाता है और उसका फोन मां के फोन से बजता रहता है। एक बार फिर यीजे अंधेरे कमरे में उठता है और मृत्यु के साथ कुछ ही शब्दों का आदान प्रदान कर ही रहा होता है कि उसे फिर से गोली मार दी जाती है। उसका छठा जीवन एक बच्चे के रूप में शुरू होता है। डर के मारे वह एक रेस्तरां के बीचों बीच रोने लगता है, इसलिए उसकी मां सभी से माफी मांगती है और उसे अपनी कार में ले जाती है। वहां वह अपना असली चेहरा दिखाती है, गुस्से से तन्नाट करती है और बच्चे को परेशान करने के लिए चिल्लाती है। चूंकि वह बिना किसी यादों के नवजात शिशु के शरीर में है, चमकता हुआ पत्थर कभी नहीं आता। मां बच्चे को अपने घर ले जाती है और लापरवाही से उसे सोफे पर फेंक देती है, जहां उसे उसके पिता धीरे से उठा लेते हैं। यीजे सोचता है कि शायद ये आदमी अच्छा हो, लेकिन जल्द ही वो भी अपना असली चेहरा दिखाता है। वह एक एक्सपायर हो चुका खाना लाता है और जब यीजे खाने से इनकार कर देता है तो वह भी उस पर चिल्लाने लगता है। उसी समय एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ एक पुलिसकर्मी आता है, जिसे दुर्व्यवहार के संभावित मामले की रिपोर्ट मिली है। वे अंदर आते हैं और बच्चे के शरीर की जांच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिता उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दिखाकर उन्हें रोकता है, जिससे साबित होता है कि वह बाल कल्याण के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। दोनों गलतफहमी के लिए माफी मांगते हैं और चले जाते हैं। इसलिए अब मां गुस्से में है और बच्चे को फर्श पर गिरा देती है और फिर उसे तकिए से मार डालने की कोशिश करती है। जब वह अंधेरे कमरे में प्रकट होता है तो मृत्यु बताती है कि कभी कभी बच्चों को भी मौका नहीं मिलता है, इसलिए यीजे को जिंदगी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और फिर उसे गोली मार देती है। ट्रेन स्टेशन के बाहर यीजे का 7वां जीवन शुरू होता है और अपनी जेब में रखे फोन का इस्तेमाल करके वो देखता है कि उसका लॉकर खुलने वाला है। कर्मचारियों के लॉकर खोलने से ठीक पहले वो लोगों के झुंड से टकराता हुआ स्टेशन की ओर दौड़ता है और लॉकर तक पहुंच जाता है। अपने पैसे वापस लेने के बाद यीजे अपना प्रतिबिंब देखता है और उसे पता चलता है कि उसका नया चेहरा स्टेशन के चारों ओर लगे विज्ञापनों में है। चमकता हुआ पत्थर उसके दिमाग में पहुंचता है और उसे पता चलता है कि वह एक ऐसे मॉडल के शरीर में है जो हाई स्कूल के समय से ही लोकप्रिय था। उसके लुक्स की बदौलत मॉडलिंग का करियर उसके लिए आसान हो गया और अब उसके पास ढेर सारा पैसा भी है। उत्साहित होकर यीजे अपने नए घर जाता है और पाता है कि यह अविश्वसनीय रूप से आलीशान है, इसलिए वह इस जिंदगी को बनाए रखने के लिए उत्सुक हो जाता है। वह एक अखबार भी ढूंढता है और उसे पता चलता है कि बच्चे के माता पिता को हत्या के लिए पकड़ लिया गया था। एमएमए फाइटर की मौत और बाइक का पीछा करने से हुए ट्रैफिक हादसे भी समाचारों में हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या हुआ। फिर उसे एक दोस्त का फोन आता है जो उसे एक वीआईपी पार्टी में आमंत्रित करता है, जिसमें यीजे शामिल होने का फैसला करता है। वह बहुत शराब पी लेता है क्योंकि उसे यही आदत है, लेकिन मॉडल का शरीर हल्का होता है और वह उम्मीद से ज्यादा नशे में चूर हो जाता है। पार्टी के दौरान उसे तायू को देखकर आश्चर्य होता है, जो अब अपने भाई की मृत्यु के कारण सीईओ बन गया है। अगली सुबह हैंगओवर के कारण यीजे बहुत देर से उठता है, इसलिए इस जिंदगी में उसके भाई को उसे जगाने के लिए आना पड़ता है। वह भाई एक हफ्ते के लिए यूएसए जा रहा है और मॉडल ने उसके कैफे की देखभाल करने का वादा किया था, इसलिए अब यीजे को करने के लिए एक नया काम मिल गया है। अपने पहले वर्क डे के दौरान यीजे अपने भाई के जाने के बाद ही कैफे को बंद करने के बारे में सोचने लगता है। हालांकि उसे एक बड़ा झटका लगता है जब वह जीसू को अंदर आते हुए देखता है। विस्मय में देखते हुए यीजे उन सभी खास पलों और जिस दिन उनकी मुलाकात हुई थी उसे याद आता है, जो उस वक्त हुआ था जब हवा ने जीसू के कागजात उड़ा दिए थे और यीजे ने उन्हें उठाया था। जब वह जीसू को उसका ऑर्डर देता है तो यीजे बहुत घबरा जाता है, यहां तक कि उसके हाथ भी कांपने लगते हैं। उसका भाई बताता है कि वह हर दिन काम करने आती है और क्लोजिंग टाइम तक रहती है, साथ ही यह भी कि वह एक प्रकाशित लेखिका है।
जिज्ञासावश यीजे इंटरनेट पर उसका नाम खोजता है और उसे पता चलता है कि उसने एक लेखन प्रतियोगिता जीती और उसे प्रकाशन का सौदा मिला। जब उसे अपना पुरस्कार मिला तो उसने हमेशा उस पर विश्वास करने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को धन्यवाद दिया। उस दिन उसने जो लिफाफा दिखाना चाहा था वह दया का पैसा नहीं था बल्कि उसका पुरस्कार था। अपराध बोध से ग्रस्त होकर यीजे किताबों की दुकान की ओर दौड़ता है जीसू की किताब खरीदने के लिए, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने कहा था कि उसने अपनी निजी कहानियों को अपनी किताबों में शामिल किया है। जैसा कि वह उपन्यास पढ़ता है उसे पता चलता है कि कहानी के कई हिस्से उसके साथ बिताए गए पलों से मेल खाते हैं, जैसे जिस दिन वह उसके सहकर्मी से ईर्ष्या करता था और उन्होंने एक दूसरे से आई लव यू कहा था। रोते हुए यीजे यह भी देखता है कि किताबों की दुकान उस फैंसी पेन को बेचती है जिसे उसने एक दिन उसे उपहार में देने का वादा किया था। उसने गुप्त रूप से पेन खरीदा था और उस पर उसका नाम भी लिखवाया था, लेकिन बारिश में अपना सारा सामान ले जाते समय वह कहीं खो गया था। बाद में कैफे में वह आदमी जिसे उसने दूसरे दिन फूलों के साथ देखा था एक महिला और एक छोटी लड़की के साथ आता है जो जीसू को आंटी कहती है। मूर्ख जैसा महसूस करते हुए यीजे को पता चलता है कि यह जीसू का भाई है और सिर्फ उसके लिए पूरे हफ्ते कैफे खुला रखने का फैसला करता है। अगले दिन यीजे कम घबराहट के साथ जीसू का ऑर्डर लेता है और उसे कुछ केक उपहार में देता है, यह कहते हुए कि वह उसकी किताब का प्रशंसक है। वह यह भी दिखावा करता है कि उसके पास एक कहानी का विचार है, उसे लेडी डेथ और उन सभी जीवन के बारे में बताता है जिनसे वह गुजर रहा है, जैसे कि यह किरदार के साथ हो रहा हो। फिर यीजे उससे अपनी किताब पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है और यह देखकर चौंक जाता है कि उसके पास वही खोया हुआ पेन है। यह पता चलता है कि उसकी मां ने उसकी मृत्यु के बाद उसका सारा सामान इकट्ठा किया था और अंतिम संस्कार के बाद जीसू को पेन दिया था। अगले कुछ दिनों में जीसू कैफे आती रहती है और यीजे थोड़ी देर बात करने के लिए उसके साथ बैठता है। एक शाम जीसू सोचती है कि कहानी का नायक अभी तक अपनी मां से क्यों नहीं मिला और यीजे कहता है कि यह बहुत दर्दनाक होगा। उसके जाने के तुरंत बाद यीजे पुलिस की गाड़ियों को गुजरते हुए देखता है और एक ग्राहक से सुनता है कि एक नियमित ग्राहक दुर्घटना में फंस गया था। सबसे बुरा मानते हुए यीजे सड़क पर नीचे दौड़ता है और सड़क पर खून देखकर चीखता है, इसलिए पुलिस को उसे रोकना पड़ता है। उसी क्षण यीजे भीड़ में जीसू को देखता है और शांत हो जाता है। जीसू उसके पास आती है और इतना परवाह करने के लिए धन्यवाद देती है और साझा करती है कि उसे भी ऐसा ही लगा था जब उसे अपने प्रेमी की मौत के बारे में फोन आया था, यहां तक कि उसने अस्पताल के रिसेप्शन में टूटने का भी अनुभव किया था। अगले दिन जीसू यीजे की समाधि स्थल पर जाती है और रोते हुए कहती है कि वह उसे याद करती है। दूर से यीजे ये सब देखता है। जीसू के जाने के बाद यीजे हिम्मत करके अपनी ही समाधि के पास जाता है, लेकिन अचानक उसकी मां से टकरा जाता है। वह किसी और के लिए यहां आया हुआ होने का नाटक करता है और अपनी मां से बात करने की हिम्मत न जुटा पाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। वह दूर से देखता है कि उसकी मां समाधि को साफ करती है और फिर रोते हुए शौचालय की तरफ भागती है। यह सब सह न पाने के कारण यीजे बाहर भाग जाता है और बुरी तरह से रोने लगता है। बाद में यीजे अपनी मां को एक दोस्त की तरह दिखाते हुए एक पत्र लिखता है जिसमें वह कहता है कि यीजे ने मरने के बाद उसे कुछ पैसे छोड़े हैं। वह अपने पुराने घर जाता है और पैसे वाला बैग अपने दूसरे जीवन से वहां छोड़ देता है। अपनी पुरानी तस्वीरें देखने के बाद वह तेजी से वहां से भाग जाता है। सड़क पर अचानक एक संकेत धकर यीजे पर गिर जाता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक सपना होता है। अगले दिन जीसू के साथ बातचीत करने के बाद यीजे उसे घर चलने तक छोड़ने का प्रस्ताव देता है। उसे वह समय याद आ जाता है जब वे हाथों में हाथ डाले साथ चलते थे। भावनाओं से अभिभूत होकर यीजे आखिरकार उसे पूरा सच बता देता है। साथ ही कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जिनमें जीसू के ऑफिस के सहकर्मी वेटर से डेट करने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि जीसू उन सबके सामने गर्व से यीजे का परिचय कराती थी और उन्हें उनके रिश्ते का अपमान नहीं करने देती थी। यीजे उसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन इससे पहले कि जीसू कोई प्रतिक्रिया दे पाती, उन्हें तेजी से आती हुई एक कार टक्कर मार देती है। जीसू की तुरंत मौत हो जाती है, लेकिन यीजे अभी भी जिंदा है और वह ड्राइवर का चेहरा देखता है, वह तायू है। यीजे को एहसास होता है कि वही लाइटर वाला लड़का है और वह अब तक जितने भी जीवन जी चुका है उन सभी से जुड़ा हुआ है। वकील भी कार में होता है, लेकिन शवों को देखकर भाग जाता है और तायू यह देखकर कि यीजे अभी भी जिंदा है, उसे मारने के लिए दस्ताने पहन लेता है। जल्द ही यीजे अंधेरे कमरे में जाग उठता है। वह इतना गुस्से में होता है कि मौत की बंदूक छीनकर उसे सिर में गोली मार देता है।